नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं कक्षा 12 हिंदी की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली कहानी नहीं पूछता, बस उसकी कथावस्तु और या तो उसका उद्देश्य पूछता है। तो दोनों पर हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो दो कहानी में लेकर आया हूँ। अगर आप दो तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, 100% गारंटी है इन्हीं में से आएगा। इन्हीं में से जो भी कथावस्तु पूछेगा या तो जो उद्देश्य वगैरह जो पूछेगा वो इन्हीं में से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये आप तैयार भी कर लेंगे। तो कौन कौन सी कहानी है सबसे पहले आज समझ लेते हैं। पंचलाइट हमारी कहानी है, जिसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। और दूसरी जो हमारी कहानी है बहादुर, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत हैं। 90+ की आपकी तैयारी यहाँ से होने वाली है। और एक और ज़बरदस्त मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ हिंदी के लिए, जिसमें मैं सभी PDF एक को आपको बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी PDF जितनी भी हिंदी का टॉपिक हैं उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। वो भी जिस प्रकार की आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार की टाइप की हुई। तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे अगले दिन। सबसे पहले आज का हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी बच्चे हिंदी के लिए डर रहे हैं, डरो मत, बस जितना जो बताऊं उतना तैयार करते रहो। फिर उसके बाद में आप खुद कहोगे कि सर मेरी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जो हमारी पहली कहानी है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, जिसका नाम है पंचलाइट। सबसे ज़्यादा ये पूछा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स। पंचलाइट यानी ढिबरी देख रहे हैं ना, जिसको हम बोलते हैं डिब्बी। डिब्बी भी बोलते हैं देहात में, तो आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो देहात के ही हम लोग हैं तो डिब्बी ही बोलते हैं इसको। और यहाँ इसके लेखक जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कुछ यहाँ पर किरदार लिखे हुए हैं जिनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोधन इस कहानी का समझ लीजिए क्या है? हीरो है। मुन्नरी इस कहानी की हीरोइन है, यानी गोधन की प्रेमिका है। गोधन और मुन्नरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सरदार जी के बारे में है। सरदार जी पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, यानी वो पंच हैं। और गुलरी काकी ये मुन्नरी की माँ है। ठीक है, गुलरी काकी क्या है? मुन्नरी की माँ है। और ये कनेली मुन्नरी की सहेली है। और रामनवमी का मेला, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट थे जो कहानी से रिलेटेड हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से कहानी को। तो चलिए समझ लेते हैं कहानी का सारांश। जो पंचलाइट कहानी है उसका सारांश पूछे या कथावस्तु पूछे तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ यही आपको वहाँ पर भी लिखना है। इसकी प्रॉपर तरीके से PDF भी मैं लास्ट में बता दूंगा आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं हमारे उनको सबको पता ही होगा पहले से ही, वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे सब कुछ उनको पता होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सारांश पूछे या कथावस्तु पूछे तो यही आपको लिखना है। सबसे पहले नाम लिखेंगे पंचलाइट कहानी, इसके लेखक कौन है उनको लिख देंगे। फिर इस कहानी के बारे में बताना चालू करेंगे। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है? एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का है। यानी पंचलाइट जो कहानी है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। इस गांव में एक बिहार के पिछड़े गांव के जहाँ पर एजुकेशन वगैरह इतना महत्व नहीं है, अभी उसमें फैला नहीं है, वो पिछड़ा गांव है। उस गांव में एक गोधन नाम का लड़का है। हमने बताया था गोधन इस कहानी का मुख्य हीरो है, जो गांव की एक मुन्नरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुन्नरी क्या है? इस कहानी की हीरोइन है। मुन्नरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। किसकी शिकायत की थी? गोधन की। एक बार फिर से समझ लिए यहाँ से। मुन्नरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। जो मुन्नरी की माँ है गुलरी काकी, उन्होंने पंचों से शिकायत कर दी। भाई जब भी वो गोधन जाता था तो एकदम स्टाइलिश बन के टहलता हुआ जब जाता था तो गाना गाता हुआ जाता था, वो भी सिनेमा का गाना। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं सिनेमा का कोई गाना है, सिनेमा का यानी मूवी के जो गाने हैं वहीं गाते हुए जा रहे हैं। मेरा दिल चोरी हो गया, साटा, ये सब फलाना ठिकाना। ठीक है, इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। और ये जो शिकायत मिली थी गोधन की माँ ने, वो गुलरी काकी ने जो शिकायत की थी गोधन की, उसी कारण पंचों ने गोधन को बिरादरी से निकाल रखा है, यानी समाज से निकाल रखा है। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्या खरीद कर लाते हैं? पंचलाइट। जो भी आपको दिख रहा था ना, ढिबरी जो दिया है,
जो जलता है, जहाँ से उजेला होता है, ये सब आप समझ सकते हैं। ढिबरी, ढिबरी नहीं समझ में आया होगा तो पंच लाइट आप समझ सकते हैं। चित्र तो मैं दिखा ही दिया हूँ। पंच लाइट खरीद कर लाते हैं और जो पैसे बचे उससे पूजा की सामग्री लाते हैं। पंच लोग जो है मिलकर क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और रामनवमी का मेला लगता है, वहाँ से एक पंच लाइट खरीद कर ले आते हैं, यानी ढिबरी खरीद कर ले आते हैं। सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। गांव के लोग थे, गांव के मानी जैसे दूसरे मोहल्ले में तो थी, सब टोले बटे हुए थे गांव में, अपने अपना टोला होता है, हम लोगों का भी टोला होता है जिसमें रोला होता है हम लोगों का, तो सबके टोले बटे हुए होते हैं, तो उनके भी टोले बटे थे। तो भाई जहाँ का वो सरदार थे, वो सरदार यानी पंच थे, उसमें पंच लाइट नहीं थी। वो खरीद कर लाते हैं जब पंच लाइट, तो लोग बहुत उत्सुक थे, पहले देखा नहीं था और थी भी नहीं, तो देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन समस्या यहाँ उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन। अब पंच लाइट तो ले आए हैं लेकिन जलाना कोई जानता नहीं है, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। पंच लाइट तो खरीद कर ले आते हैं, सब मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, पंच लाइट खरीद कर ले आते हैं। जो कुछ पैसे बचते हैं तो उसे हम लोग जैसे नहीं जाते हैं, कुछ और पार्टी उटी होती है, पार्टी के लिए लेते हैं, कुछ बचता है तो उसे चखना मखना ले लेते हैं, ऐसा होता है। हम लोग इतना, आप ये मत सोचना कि दारू उरू की बात हो रही है, यहाँ पर शराब की बात नहीं हो रही। जैसे ठंडा उंडा लिया, फिर उसके साथ में नमकीन बिस्किट वगैरह ले लिया। अब जैसे ही ये पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, बचते हैं जो पैसे, उससे आप वो सामग्री खरीद लेते हैं कुछ पूजा वगैरह करने के लिए। अब लेकर जब गांव में आते हैं तो लोग बहुत उत्सुक थे देखने के लिए। अब उत्सुक तो थे, लेकिन बात यहाँ पर यह उठती है कि पंच लाइट तो ले आए हैं लेकिन जलाएगा कौन। और सीधे साधे लोग हैं, जलाना भी नहीं जानते हैं। अब मुनरी जो है, मुनरी का प्रेमी कौन है भाई, गोधन। गोधन को आता है पंच लाइट जलाना। तो मुनरी बड़ी चतुराई के साथ फुसफुस करके कनेली जो होती है उसकी सहेली, उसके माध्यम से यह बात पहले कनेली को कहती है और कनेली जाकर पंच को बता देती है कि गोधन जो है पंच लाइट जलाना जानता है। तो जो पंच होते हैं, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। भाई शर्त रखी जाती है कि अगर वो जला देगा तो हम उसको पूरा बिरादरी में शामिल कर लेंगे, और गोधन पंच लाइट को जला देता है। जैसे ही ये बात रखी कि बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं, और गोधन आता है पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी जो थी वो काफ़ी प्रसन्न होती हैं। मुनरी की माँ गुलरी काकी जो पहले शिकायत की थी, वहीं अब प्रसन्न हो जाती हैं, और वो इतना प्रसन्न होती हैं कि गोधन को शाम के भोजन पर भी आमंत्रित कर लेती हैं। यानी पहले शिकायत की थी कि हमारी लड़की को छेड़ता है, सिनेमा गाना गाता हुआ निकलता है। अब उसी की माँ यानी मुनरी की माँ वहीं जो शिकायत की थी वहीं बहुत प्रसन्न है उससे, और उसे खाने पर भी आमंत्रित करते हैं, शाम के भोजन पर भी। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर कहते हैं, पंच भी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। इतना ही आपको कथा वस्तु में लिखना है, सारांश में लिखना है। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहानी का कथा वस्तु आराम से तैयार भी हो जाएगा। तो ये कथा वस्तु इतनी लिखनी है। अगर कथा वस्तु आपको तैयार हो जाती है तो कथा वस्तु लिख लेना, अगर आपको उद्देश्य तैयार हो जाता है तो उद्देश्य लिख लेना। 2 कहानी है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन्हीं कहानी में से फंस जाएगा। अब चलिए इसका उद्देश्य किस तरीके से लिखा जाएगा उसको हम समझ लेते हैं। किसी न किसी कहानी के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है इस कहानी का, चलिए समझते हैं। पहले हम वहीं लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फलाने राम ने लिखा है, तो उसको आपको लिख देना है। तो पंचलाइट कहानी श्री फरदेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सुंदरता के साथ चित्रण किया है। गांव के लोग जात के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। फरदेश्वर नाथ रेणु जी जो कहानी लिखते हैं वो गांव के परिवेश को दिखा रहे हैं कि गांव का रहन सहन कैसा है, गांव के जो परिवेश होता है, रहना सहना, लोगों का जो है चल चलन कैसा होता है, टोलियों में किस तरीके से भर जाते हैं। और अपनी जैसे हमारी टोली है तो हम दूसरों की टोली से जलते रहते हैं, उसकी टोली में ये है, उसकी टोली में ये है। एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पर, वहीं ईर्ष्या द्वेष, यानी हमारे पास अगर बाइक हो गई तो हमारा जो दोस्त है वो सोच रहा है यार इसके पास बाइक है, हमारे पास नहीं, तो जलन थोड़ा होती, वहीं ईर्ष्या द्वेष हो गया।
तो इस कहानी में यही सबका बड़ा सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है, यानी ग्राम सुधार की प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि जो आवश्यकता होती है, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निर्देश यानी दोष को भी हटा सकती है। तो ये इसका कहानी का उद्देश्य था। आज जो मैंने आपको बताया कि ये जो है इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निर्देश को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, यानी हटा भी सकती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। यही क्या है, यही इस कहानी का उद्देश्य है। बीच में ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आ गया है, आप लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप बिना देरी किए हुए शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप कर भी रहे हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जितना भी कहूँ उतना कम है, बस इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए। मैं आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करूँगा। जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है सब कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। ये जो उद्देश्य था पंचलाइट कहानी का वो भी कंप्लीट कर लिया हमने, और इसकी PDF तो बता ही दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो लास्ट कहानी, दूसरी कहानी हमको पढ़नी है बहादुर। अगर पंचलाइट आपको नहीं याद होती तो समझ लीजिए बहादुर 100% याद कर लीजिए। 50-50 चांस रहेंगे, अगर नहीं आया तो हो सकता है ना फंसे, इसलिए आप दोनों कहानी को तैयार कर लेंगे। तो जो अगली कहानी है जिसका नाम है बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी। यहाँ पर लिखा हुआ लेखक, मुख्य कैरेक्टर यानी इसका हीरो समझ सकते हैं कौन है? बहादुर है, जिसका बचपन का नाम दिल बहादुर भी होता है। लेखक की पत्नी निर्मला देवी हैं और निर्मला देवी का बड़ा बेटा जो है वो किशोर है। अब ये कहानी के मुख्य पात्र हैं और 11 रुपये की चोरी वगैरह आपको सब कहानी में समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रॉपर तरीके से हम कहानी को समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम कहानी का सारांश समझ लेते हैं। चाहे आपसे सारांश पूछे या कथा वस्तु पूछे तो आपको यही इतना लिखना है। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है। यानी ये जो कहानी लिखी गई है, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई जो कहानी बहादुर है, वो 12-13 साल के नेपाली लड़के की है। और जो नेपाली लड़का है 12-13 साल का, वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार, यानी माँ उसकी जो थी वो मारती थी, पीटती थी, इसलिए वो उनके दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। और निर्मला देवी के यहाँ नौकरी का काम करने लगे, जैसे झाड़ू पोछा करना, ये सब काम करने लगता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान और हंसमुख बालक है। बहादुर सच्चा है, झूठ कभी बोलता नहीं है, चोरी वगैरह ऐसा, यानी ईमानदार भी है। अपने जो काम है, उसका जो काम मिला है कि ये काम तुमको करना है, तो अपने काम के प्रति निष्ठावान है, यानी अपना काम समय से पूरा भी कर लेता है। हंसमुख है, उसके चेहरे पर हमेशा हंसी भी रहती है और दूसरों को भी हंसाता रहता है। तो इस प्रकार का वो बालक है। निर्मला और उसके परिवार के द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। पहले जो निर्मला देवी का परिवार है बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, यानी धीरे धीरे उसके प्रति धीरे धीरे क्या होते रहे, कठोर होते जाते हैं। काम नहीं करता है तो डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि चोरी का भी एक बार इल्ज़ाम लगता है, वो सब आगे लिखा समझ लेंगे। फिर धीरे धीरे, यानी पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। निर्मला का बड़ा बेटा किशोर जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज भी करता है। निर्मला देवी का जो बड़ा बेटा है, यानी गृह स्वामिनी जो हैं, जिनके यहाँ नौकरी करने गया है बहादुर, उनका जो बड़ा बेटा है किशोर, अपने सारे काम जैसे कपड़े धुलवाना, जूते धुलवाना, साइकिल साफ करवाना, स्कूल जाने के लिए बैग तैयार करवाना, ये सब काम किससे करवाता है? ये बहादुर से करवाता है किशोर। लेकिन फिर भी किशोर उसके साथ, बहादुर के साथ गाली गलौज भी करता है। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं। एक दिन क्या होता है, निर्मला के घर में कौन आ जाते हैं? उनके रिश्तेदार आ जाते हैं। रिश्तेदार द्वारा 11 रुपया चोरी करने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया जाता है। रिश्तेदार आते हैं, 11 रुपये कहीं रख देते हैं और इल्ज़ाम किस पर लगा देते हैं? बहादुर पर, कि बहादुर ने चोरी कर ली होगी, और पुलिस तक को देने की धमकी दे दी जाती है। अब जब चोरी करने का इल्ज़ाम लगता है तो सभी उसको डांटते हैं कि तुमने चोरी क्यों की है। अब वो चोरी तो किया नहीं था। और फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे। तो ये धमकी भी दी जाती है, जबकि बहादुर ने चोरी
नहीं की होती है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका पूरा परिवार अब आराम के आदी हो चुके थे। उनको पश्चाताप होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सोचना, जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है तब वो बहुत टूट जाता है कि अब यहाँ पर मेरी जो है स्थान मेरे लिए नहीं बचा है कि मैं यहाँ रह सकूँ। तो वो अपना सब कुछ सामान जितना लेकर आया था, जितना उसने काम किया था, वो सब पैसे उसे सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका जो परिवार था, निर्मला देवी जो गृह स्वामिनी थी जिसके घर बहादुर काम कर रहा था, उनको बहुत पश्चाताप होता है। अब आप ही सोचिए, आपका कोई काम कर रहा हो और अचानक से वो चला जाए तो आपको काम करना पड़ेगा। तो सोच रहे होंगे, आप भी यही सोचेंगे कि यार नहीं कहते तो हो सकता है मेरा काम करने वाला जो समय पर काम हो जाता था, कम पैसों में हो जाता था, कम पैसों में निपट जाता, अब मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे किसी को अगर लगूंगा, तो वो भी पश्चाताप करते हैं। पर एक कहावत होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख भी देंगे इसको, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत पसंद है। तो ये हो गया बहादुर कहानी का सारांश या कथा वस्तु ही आप बोल सकते हैं। सबसे अच्छा है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा, बहुत अच्छी कहानी है और तैयार भी 100% हो जाएगा। जब PDF डाउनलोड करेंगे, एक बार मोबाइल उठाना, पढ़ना, नोट कर करके पढ़ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य समझने से पहले कुछ आप देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बहादुर का चरित्र चित्रण। बहादुर का चरित्र चित्रण सारांश के नीचे या कथा वस्तु में भी आप जब जैसे कथा वस्तु पूछे या सारांश बात एक ही है, उसके जब भी कथा वस्तु लिखेंगे उसी के थोड़ा नीचे लिख देंगे बहादुर का चरित्र चित्रण। बहादुर कैसा लड़का है? एक छल कपट रहित भोला बालक है, परिश्रमी है यानी बहुत मेहनत करता है, हंसमुख एवं मृदभाषी है, बहुत हंसमुख है, मृदभाषी है, सच्चा एवं ईमानदार है, सच्चा है झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार है, सहनशील और स्वाभिमानी है। उसके साथ इतना गाली गलौज किया जाता है, सहन करता रहता है वो, लेकिन एक दिन वो टूट जाता है जब चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बिना दोष के उसको थप्पड़ भी मार दिया जाता है। गृह स्वामिनी जो निर्मला देवी हैं, उसने बहादुर ने कभी नहीं सोचा था कि निर्मला देवी हमें थप्पड़ मारेंगी। निर्मला देवी एक थप्पड़ भी मार देती हैं जिससे वो टूट जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। और बहुत उसने सहन किया, इसलिए वो सहनशील और स्वाभिमानी भी है। स्वाभिमानी इसलिए है कि अगर उसके पिता के लिए कोई बोल देता है तो माता पितृ भक्त बालक भी है, यानी माता पिता की बुराई नहीं सुन सकता है। भले उनके दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई शब्द सुन नहीं सकता, इसलिए माता पितृ भक्त बालक है। व्यवहार उसका कैसा है? कुशल व्यवहार है और स्नेही बालक है, यानी प्यार का भूखा है और प्यार जताने वाला भी, ऐसा क्यूट बालक जिसको बोलते हैं, वही स्नेही बालक है। तो आप ये बहादुर का चरित्र चित्रण इतना लिख देंगे कथावस्तु या सारांश के तुरंत नीचे। तो ये जब लिखेंगे तो एक एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने बहादुर कहानी अच्छे से पढ़ी है, एनालिसिस किया है, तब आप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जितने नंबर वहाँ से आपको सारांश के मिलेंगे उतने सब कुछ मिल जाएंगे, उसने में आधा भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप इतना लिख कर चले आते हैं तो। चलिए अब हम समझ लेते हैं इस कहानी का उद्देश्य, यानी बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो समाज में जो उत्पन्न वर्ग संघर्ष है उसको मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषिता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। यानी शोषिता जो पीड़ित हैं, जिनको सताया जा रहा है, उनके प्रति क्या मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण पड़ी दिलों में दरारों को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। बहादुर भी क्या है? मानवीय स्नेह, यानी मानव द्वारा प्रेम किए जाने का भूखा, यानी मानव वो सोचता है कि मुझे कोई ऐसा मिले जो गाइड भी करे और मुझसे प्रेम भी करे, आराम से बोले, तो उन सब का भी वो भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं। मालिक जब पीटता है, यानी गृह स्वामिनी निर्मला देवी जब उसको पीटती हैं, उसके बाद में वो अपना जो जहाँ पर वो काम करता था वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद में घर छोड़ जाने के बाद लोग पश्चाताप करते हैं जहाँ पर जिस परिवार में वो काम कर रहा था, और स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। और धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय
भावनाएं ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है। लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। तो ये था इस कहानी का उद्देश्य, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इतना ये भी मत समझ लेना कि ज़्यादा छोटा है। जितना एग्ज़ाम में टू द पॉइंट में लेकर आया हूँ, इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, लिख कर चले आते हैं, तो समझ लीजिए आपके पूरे नंबर कहानी से मिल गए। 4 कहानी है आपके में, तो 2 कहानी आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपके पूरे अंक कहानी के पक्के हैं, चाहे कथावस्तु आए चाहे सारांश आए। और ज़्यादातर पंचलाइट और अमरकांत पूछे ही जाते हैं। आप चाहे 2024 का सेट उठाइए, चाहे 23 का उठाइए, 22 का भी उठा सकते हैं। चेक करके एक बार देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी एडिटेड PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF आप 2 जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है टेलीग्राम में जाकर, या डाउनलोड नहीं है तो वहाँ जाएंगे, डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम को। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा जितने टॉपिक हैं उन सभी की PDF आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर मैं कल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो कल के लिए आप तैयार रहेंगे। कल मॉर्निंग में आप सभी PDF वहाँ पर देखने को पा जाएंगे। जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, बस सिर्फ एक को छोड़कर, संस्कृत खंड को छोड़कर बाकी सभी, और वो जो खंड काव्य है देखिए सभी का खंड काव्य जो है वो अलग अलग है, इसलिए आप अपने हिसाब से तैयार करते हुए चलेंगे। तो बाकी जितने ग्रामर के यानी व्याकरण वगैरह के हैं, गद्यांश पद्यांश से हैं, कहानी है, महत्वपूर्ण MCQ वगैरह हैं, लेखक का जीवन परिचय है, निबंध है, इन सभी के आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। या तो अगर आपको ये सर्च वगैरह करने के बाद नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट जाएंगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से मैंने लिंक डायरेक्ट जोड़ रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप टेलीग्राम के उस चैनल में चले जाएंगे जहाँ से आपको इसकी PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ PDF आप डाउनलोड करके ये 2 कहानी तैयार कर लेंगे। देखिए तैयार करना अब ज़रूरी है, अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जो मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप तैयार करते हुए ही चलिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।